ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्जरी। अब हमारा है वाई सर्जरी इज डन। सर्जरी हम क्यों करते हैं? तो जो मुख्य जो उद्देश्य है सर्जरी का, जो डिस्टर्ब्ड एनिमल बॉडी फंक्शन है उसको नॉर्मल करने के लिए हम क्या करते हैं? सर्जरी करते हैं। ये मुख्य उद्देश्य है, यानी कि उसको रीस्टोर करने के लिए, बॉडी फंक्शन को नॉर्मल करने के लिए, रीस्टोर करने के लिए हम क्या करते हैं? सर्जरी करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम, टू एलिमिनेट लाइफ थ्रेटनिंग मेलेडीज। तो टू एलिमिनेट का मतलब होता है टू रिमूव लाइफ थ्रेटनिंग मेलेडीज होती बीमारी है वैसे। तो लाइफ थ्रेटनिंग यानी कि जो बीमारी उसकी क्या ले सकती हो? जान ले सकती हो। जैसे कि चौक। चौक क्या होता है? जब कोई पशु कोई भी चीज़ खाता है और वो आहार नली में यानी कि ईसोफेगस में, फूड पाइप में फंस जाती है, तो उसी कंडीशन को क्या बोलते हैं? चौक। अगर सर्जरी करके वो नहीं निकाली गई तो पशु की क्या जा सकती है? जान जा सकती है। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि आंतों में अगर कोई चीज़ फंस जाती है तो उसको भी हम क्या, उस आंतों से बाहर कैसे निकालेंगे? सर्जरी के द्वारा निकालेंगे। कैंसर। कैंसर को कोई फोड़ा हो गया, कोई ट्यूमर हो गया, जो उस अगर कैंसर का इलाज नहीं किया तो क्या होगा? पशु मरेगा ही। तो कैंसर को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे? सर्जरी करेंगे। तो सबसे पहले तो यही है। तो सर्जरी का ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या है? ताकि हम जानवर को बचा सके ऐसी बीमारियों से जो उसकी क्या ले सकती हो? जान ले सके। दूसरा उद्देश्य क्या है? टू मेक एनिमल लेस डेंजरस। जानवर को कम डेंजरस बनाने के लिए भी हम क्या करते हैं? सर्जरी करते हैं। जैसे कि डिसबडिंग इन काफ्स। हम सींगों को, जो सींगों को तड़ देते हैं, ठीक ना? काफ के छोटे बच्चे होते हैं, कहते हैं ना सींग तलने, अपने देसी भाषा में कहते हैं। तो डिस बडिंग करते हैं हम किसकी? काफ की। 10 से 15 दिन पे की जाती है। क्यों करें? ताकि इसके सींग ही ना होगी। सींग नहीं उगेंगे तो क्या होगा? मारने का खतरा कम होगा। डी बिकिंग इन पोल्ट्री। पोल्ट्री एक दूसरे के पोल्ट्री में क्या होता है? जब एक मुर्गी दूसरी मुर्गी को चोंच मारती है तो एक दूसरे को घायल कर देती है, कैनाबोलिज्म बोलते हैं। लेकिन हम उसकी क्या काट देते? चोंच। जिसके कारण वो एक दूसरे को क्या नहीं मार सकती? चोंच। तो एनिमल को लेस डेंजरस बनाने के लिए भी क्या करते हैं? हम सर्जरी करते हैं। टू हैस्टन द रिकवरी प्रोसेस। हैस्टन यानी कि मोर क्विकली, ताकि जो रिकवरी प्रोसेस है वो बढ़ जाए। एक घाव है, वो खुला है, वो लेट भरेगा। अगर वहीं पे हम उसको सूचरिंग कर देते हैं, टाके लगा के बंद कर देंगे, तो वो जल्दी भर देगा, जल्दी भरेगा। तो यहाँ पे हमने सर्जरी की है, किस लिए की है? टू हैस्टन द रिकवरी प्रोसेस, यानी कि हैस्टन मीन्स टू मोर क्विकली द रिकवरी प्रोसेस, ताकि रिकवरी प्रोसेस क्या हो जाए? जल्दी हो जाए। जैसे कि सूचरिंग ऑफ वुंड एंड फ्रैक्चर रिपेयर। देखिए फ्रैक्चर तो वैसे भी टेढ़ा मेढ़ा तो जुड़ेगा ही, ठीक तो हो गई। लेकिन अगर हम पीओपी लगा के उस हिस्से को इमोबिलाइज कर देते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा के प्लास्टर बांध देते हैं, तो वो फ्रैक्चर जल्दी ठीक होगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं? सर्जरी करते हैं टू हैस्टन द रिकवरी प्रोसेस, ताकि रिकवरी प्रोसेस क्या हो जाए? तेज हो जाए। रिमूवल ऑफ फॉरेन बॉडी। अगर शरीर के अंदर कोई भी बाहरी चीज़ है तो उसको बाहर निकालने के लिए, रिमूव करने के लिए क्या करेंगे? हम सर्जरी करते हैं। जैसे कि रूमेनोटॉमी इन हार्डवेयर डिजीज। हार्डवेयर यानी कि कोई लोहा खा जाए, कोई नट बोल्ट कुछ भी खा जाती है पशु, क्योंकि जो गाय भैंस होती है इनकी फीडिंग हैबिट क्या होती है? ग्रीडी होती है, लालची होती है। ये बिना चबाए ही निकलती हैं। तो कहीं नुकीली चीज़, लकड़ी का टुकड़ा, तार, यानी कि कोई भी चीज़ ये निकल जाती, खा जाती, तो उसको बाहर वापस पेट से निकालने के लिए हम क्या करते हैं? रूमेनोटोमी करते हैं। टू डायग्नोज द डिजीज। अगली है, कुछ बीमारियों का पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं? सर्जरी करते हैं। जैसे कोई इंस्टूस्ट्रप्शन का केस हो, वॉल्वलस का केस हो, आंतें एक दूसरे के अंदर चढ़ जाती हैं या घूम जाती हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं? सर्जरी करके देखते हैं, ठीक ना? जैसे कि लेप्रोटॉमी करते हैं, एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटॉमी फॉर एस्थेटिक पर्पज। एस्थेटिक पर्पस क्या होता है? सुंदर दिखने की। आपने देखा होगा बहुत सारे कुत्तों के कान कटवाते हैं, पूंछ कटवाते हैं। वो किस लिए? ताकि उनके कुत्ते सुंदर लगे, ब्यूटी पर्पस के लिए, ठीक ना? तो फॉर एस्थेटिक पर्पस। जैसे कि रूम रूम रिमूवल ऑफ सुपर न्यूमेरिक टीट्स। अगर बचड़ी में आपने देखा है, वैसे आपको पता है नॉर्मली चार टीट होते हैं, किसमें? कैटल्स में। बकरी में 2 होते हैं। तो आपने देखा होगा अगर इससे ज़्यादा है तो वो छोटे बच्चे में ही हम उसको टीथ को निकाल काट देते हैं, जिससे कि वो भद्दी बड़ी होकर भद्दी ना हो लगे। ईयर क्रॉपिंग इन डॉग्स। डॉग्स की ईयर क्रॉपिंग करते हैं, कान काटते हैं, ताकि कुत्ते क्या लगे? सुंदर लगे। एस्थेटिक पर्पज के लिए हम कर रहे हैं। तो रिमूवल ऑफ डिजीज पार्ट। अगर कोई हिस्से में कोई बीमारी हो गई है, जैसे टेल गैंग्रीन, पूंछ गलना सड़ना चालू हो गई है, तो उस हिस्से को काट देते हैं ताकि ये पूरी पूंछ में ना फैले। तो
इसलिए भी हम क्या करते हैं, सर्जरी करते हैं। फॉर इकोनॉमिकल रीजन, इकोनॉमिकल रीजन के लिए भी सर्जरी करते हैं, जैसे कास्ट्रेशन। कास्ट्रेशन करने के बाद क्या होगा, हम जो पिग्स में है करते हैं कास्ट्रेशन, या गॉड्स में, सिप में करते हैं। क्यों करते हैं, ताकि इनकी मीट की क्वालिटी अच्छी हो, मीट गेन जल्दी कर सके, इनकी स्किन की क्वालिटी अच्छी हो। तो ये हम जो सर्जरी कर रहे हैं कास्ट्रेशन, ये किस वजह से कर रहे हैं, इकोनॉमिकल रीजन, यानी कि हम अपने लाभ के लिए। तो अब देखते हैं डेफिनेशन ऑफ ए गुड सर्जन। गुड सर्जन की डेफिनेशन क्या है। तो सबसे पहले तो गुड सर्जन, उसको अपने सब्जेक्ट की फुल नॉलेज होनी चाहिए, वो लॉ एंड हार्ट होना चाहिए, शेर दिल होना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि खून देखा कट लगाया और वो गिर गया। लेडी फिंगर होना चाहिए। लेडी फिंगर ये नहीं कि भिंडी नहीं कह रहे, लेडी फिंगर। देखिए जैसे अगर आप रोटी पकाते हो और लेडीज रोटी पकाती है, लेडीज फटाफट काम करती हैं, उनकी उंगलियां बहुत जल्दी चलती हैं। तो जो सर्जन है उसकी उंगलियां बहुत जल्दी चलती। ईगल आई, ईगल आई क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बाज जो है बहुत ऊंचाई से भी जमीन में छोटे से कीट को भी देख लेता है। तो जो सर्जन है उसकी भी आंख कैसी होनी चाहिए, ईगल आई, यानी कि छोटी से छोटी चीज, बारीक से बारीक चीज को भी वो पहचान ले। वही एक अच्छा सर्जन होता है, जिसको अपने सब्जेक्ट की अच्छी नॉलेज हो, लॉ एंड हार्ट हो, शेर दिल हो, लेडी फिंगर उस वो अपने काम में परफेक्ट हो, और ईगल आई यानी कि बाज जैसी उसकी क्या हो, आंखें हो, जो कि छोटी से छोटी चीज को भी वो आसानी से पहचान सके। अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ सर्जरी। सर्जरी की क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सर्जरी में हम तीन तरह से पढ़ते हैं। एक तो नेचर ऑफ सर्जरी, रीजन या फिर सिस्टम इन्वॉल्व, या फिर इंस्ट्रूमेंट या फिर अप्लायंसेस यूज। इन तीन भागों में हमने सर्जरी को बांटा है। तो सबसे पहले देखते हैं हम नेचर ऑफ सर्जरी के हिसाब से। तो देखिए ये कुछ नहीं है, क्लासिफिकेशन है कैसे हम सर्जरी को बांट रहे हैं, ठीक ना। एक तो बांट रहे हैं हम नेचर ऑफ सर्जरी के हिसाब से, प्रकृति कैसी है सर्जरी। दूसरा है सिस्टम या फिर रीजन, कौन सा अंग उसमें प्रभावित है, वो है रीजन। फिर आता है इंस्ट्रूमेंट, कैसे इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आगे समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले नेचर ऑफ सर्जरी में देख लेते हैं। तो सबसे पहले है रिस्टोरेटिव सर्जरी। नाम से रिस्टोर, रिस्टोर यानी कि उसको नॉर्मल, जो उसका पहला जैसा फंक्शन था उसको वैसे ही फंक्शन में लाने के लिए हम क्या करते हैं, रिस्टोरेटिव सर्जरी करते हैं। जो डिस्टर्ब्ड फंक्शन है उसको नॉर्मल फंक्शन में लाने के लिए क्या करेंगे, हम रिस्टोरेटिव सर्जरी करते हैं। लेकिन इसमें कोई भी बॉडी पार्ट को रिमूव या डिसगैरेड नहीं किया जाता है, उसको कोई भी बॉडी पार्ट को रिमूव नहीं किया जाएगा। तो रिस्टोरेटिव सर्जरी देख लेते हैं। इट इज कैरिड आउट टू रिस्टोर द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द बॉडी और ए पार्ट विदाउट सब्सटीट्यूटिंग और डिसगार्डिंग एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। यानी कि जो जो बॉडी का फंक्शन डिस्टर्ब हो गया है उसको नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए हम क्या करते हैं, रिस्टोरेटिव सर्जरी करते हैं। लेकिन रिस्टोरेटिव सर्जरी में हम किसी भी बॉडी पार्ट को रिमूव नहीं करते हैं। जैसे कि रूमेनोटॉमी, रूमेनोटॉमी में हम किसी भी बॉडी पार्ट को रिमूव नहीं करेंगे, बल्कि जो उसने कोई भी चीज़ हार्डवेयर वगैरह, कोई लो नुकीली चीज़ वगैरह खाई है जिससे कि वो उसके रूमिनल मूवमेंट कम हो गए हैं, या कोई भी रूमिनल इन्फेक्शन का केस हो गया थैली वगैरह खाने से, तो हम सिर्फ उन चीज़ों को बाहर निकालते हैं, रूमन को बाहर नहीं निकालते हैं। तो रिस्टोरेटिव सर्जरी क्या होता है, यानी कि जो ऑर्गन पहले जिसका जिसका फंक्शन डिस्टर्ब हो गया है उस बॉडी ऑर्गन को नॉर्मल फंक्शन में लाने के लिए हम सर्जरी करते हैं। लेकिन इस सर्जरी में हम किसी भी बॉडी पार्ट को रिमूव नहीं करते हैं। ऐसे को क्या बोलते हैं हम, रिस्टोरेटिव सर्जरी। अगली है एक्सटायरपेटिव सर्जरी। इसमें क्या होता है, इसमें हम जो बॉडी पार्ट जो इन्वॉल्व है उसको रिमूव कर देते हैं। जैसे कि हिस्टेरेक्टोटॉमी यानी कि रिमूवल ऑफ द यूट्रस, सिस्टोटॉमी रिमूवल ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। जो पार्ट इनमें इसमें इन्वॉल्व है उसको ही बाहर निकाल देंगे। अगर देखिए पायोमेट्रा का केस है, क्लोज पायोमेट्रा का केस होता है बीच में, तो हम क्या करते हैं, यूट्रस को ही बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि पायोमेट्रा कहाँ था, यूट्रस के अंदर था। तो उसमें हम हिस्टेरेक्टोटॉमी करते हैं, ना रहेगा यूट्रस ना बनेगा पायोमेट्रा। तो उसमें क्या करते हैं हम, वो जो डिजीज पार्ट है उसको क्या कर देते हैं, हम रिमूव कर देते हैं। इट इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ ए पार्ट। इसमें क्या करते हैं, इस हिस्से को हम रिमूव करते हैं।
अगली है प्लास्टिक सर्जरी। देखिए इसमें कोई प्लास्टिक इंस्ट्रूमेंट्स का यूज नहीं होता है। पिछली बार जब हमने टेस्ट लिया था तो बहुत से बच्चे ने इसमें लिखा था कि इसमें प्लास्टिक इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हैं, वो प्लास्टिक सर्जरी, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए प्लास्टिक सर्जरी दो दो कारणों से की जाती है। एक तो जो डिस्टर्ब्ड बॉडी फंक्शन है उसको नॉर्मल करने के लिए। अब बेचारा कोई आग में जल गया, तो जल गया तो पूरी चमड़ी झुलस जाती है, तो उसमें फिर क्या करते हैं हम, प्लास्टिक सर्जरी करते हैं ताकि उसकी जो स्किन है वो पहले जैसी कम से कम पहले जैसी दिखने लग जाए। या फिर और ज़्यादा सुंदर दिखने के लिए भी क्या करवाते हैं लोग, प्लास्टिक सर्जरी करवाते हैं। तो प्लास्टिक सर्जरी में दोनों हो गया। एक तो ये रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी है, रिकंस्ट्रक्टिव यानी कि जो पहले जैसा था वो उसको वैसा ही बनाने के लिए हम करते हैं। दूसरा ये कॉस्मेटिक सर्जरी में भी आता है, यानी कि सुंदर दिखने के लिए भी हम क्या करते हैं, प्लास्टिक सर्जरी करवाते हैं। तो प्लास्टिक सर्जरी दो कारणों से की जाती है। तो इट इज डन ऑन एस्थेटिक ग्राउंड और टू रिस्टोर डिस्टर्ब्ड फंक्शन एंड इंक्लूड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी एंड कॉस्मेटिक सर्जरी। एस्थेटिक ग्राउंड यानी कि सुंदर दिखने के लिए, दूसरा जो डिस्टर्ब फंक्शन है उसको नॉर्मल करने के लिए। यानी कि इसमें दो चीजें होंगी, एक तो रिकंस्ट्रक्टिव होगा, दूसरा कॉस्मेटिक होगा। रिकंस्ट्रक्टिव मीन्स रिस्टोरेशन ऑफ फंक्शन, यानी कि नॉर्मल अपीयरेंस, जैसे वो बेचारा पहले था, जैसे कोई आग में जल जाए, उसका मुंह पूरा झुलस जाए, तो उसमें प्लास्टिक सर्जरी की जाती है ताकि उसका चेहरा जो है वो पहले ही जैसा दिखने लग जाए। तो वो तो हो गई रिकंस्ट्रक्टिव, यानी कि उसको पहले जैसा बनाने के लिए। अगर वो और ज्यादा, उसका कोई बीमारी नहीं है, कोई जला वला कुछ भी नहीं है, लेकिन वो और ज्यादा सुंदर दिखने के लिए अगर सर्जरी करवाता है, वो होती है कॉस्मेटिक सर्जरी में, टू इम्प्रूव द ब्यूटी, ठीक ना। तो वो आती है कॉस्मेटिक में। और नॉर्मल जैसे पहले था वैसा ही करने के लिए, रिस्टोर द नॉर्मल फंक्शन, वो होती है रिकंस्ट्रक्टिव में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ही। और ये दोनों ही किस में आती है, प्लास्टिक में आती है। अगर कोई झुलस जाता है उसमें भी डॉक्टर प्लास्टिक सर्जरी करता है। अगर कोई और ज्यादा सुंदर दिखने की कोशिश करता है उसमें भी डॉक्टर क्या करेगा, प्लास्टिक सर्जरी करेगा। अगला है रिप्लेसमेंट सर्जरी। नाम से पता, रिप्लेस यानी कि एक चीज को हटाकर दूसरी चीज लगाना। तो इसमें रिप्लेसमेंट सर्जरी में क्या होता है, जो डिजीज पार्ट है यानी कि जो अंग खराब हो गया है उसकी जगह पर नई चीज लगा देना। जैसे कि एक किडनी निकाल के दूसरी किडनी लगाते हैं, वो भी क्या आता है, रिप्लेसमेंट सर्जरी में आता है। आपने खूब देखा होगा वस्कुलर ग्राफ्टिंग, जिसे आप छल्ले डालना कहते हो, हार्ट वाल छल्ले डालना कहते हो, वो देखा होगा। बोन ग्राफ्टिंग क्रिस पिक्चर देखी होगी, तो बोन मैरो के लिए भटकता रहता है वो, बोन ग्राफ्टिंग। तो यानी कि एक डिजीज पार्ट को हटाकर उसकी जगह कोई दूसरी चीज डालना ही क्या कहलाती है, रिप्लेसमेंट सर्जरी कहलाती है। देखिए रिप्लेसमेंट मीन्स, इट मीन्स रिप्लेसमेंट ऑफ ए डिजीज पार्ट बाय आइदर ए लिविंग टिश्यू, या तो लिविंग टिश्यू से रिमूव किया जाता है, जैसे वस्कुलर ग्राफ्टिंग, एक इंसान की किडनी निकाल के दूसरे इंसान में डाला, बाय नॉन लिविंग मटेरियल, जिसे हार्ट वाल, जिसे आप छल्ले कहते हो, वो एक नॉन लिविंग मटेरियल है, वो भी डाल रहे हो आप। अगला है और डेड टिश्यू, किसी की हड्डी निकाल के बोन ग्राफ्टिंग की जाती है। देखिए यहाँ पे हड्डी जो है वो डेड टिश्यू है, लेकिन उसको दूसरे इंसान में डाला जाता है, तो डेड टिश्यू, तो बोन ग्राफ्टिंग। तो रिप्लेसमेंट सर्जरी में आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि एक डिजीज पार्ट को निकाल कर तो दूसरी चीज डाली जाती है, चाहे वो लिविंग हो, चाहे वो नॉन लिविंग हो, चाहे वो डेड हो। अगर कोई भी डिजीज पार्ट को उस हिस्से को निकाल कर नई चीज ऐड की जाएगी तो वो कहलाएगी रिप्लेसमेंट सर्जरी। अगली है फिजियोलॉजिकल सर्जरी। फिजियोलॉजिकल सर्जरी में क्या होता है, ये एक ऐसी सर्जरी होती है जिसके द्वारा पूरी बॉडी क्या होती है, बेनिफिट होती है। इसमें पूरी बॉडी की क्या होती है, बेनिफिट होता है। कि अगर कोई भी बॉडी का ऑर्गन अपना काम कम कर देता है, बंद कर देता है, तो उसको नॉर्मल लाने के लिए क्या करते हैं, फिजियोलॉजिकल सर्जरी करते हैं। इट इन्वॉल्व्स अल्टरेशन इन द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द होल बॉडी, जैसे मस्कुलर स्टंट, छल्ले डालते हैं इसमें। डायग्नोस्टिक सर्जरी, डायग्नोस्टिक हम पहले ही बात कर चुके हैं, नाम से पता है डायग्नोस्टिक, यानी कि जिसमें हम बीमारी, जो सर्जरी हम बीमारी का पता लगाने के लिए करते हैं, जैसे कि बायोप्सी करते हैं, लिव टिश्यू का कल्चर लेते हैं, किसी के कोई ट्यूमर वगैरह है तो डॉक्टर क्या करता है, बायोप्सी करता है, एक छोटा सा उसका टिश्यू का हिस्सा लेगा, फिर उसको लैब में कल्चर करेगा, फिर बताएगा कि भैया ये कैंसर है या कोई मेलिग्नेंट ट्यूमर है या बेनाइन ट्यूमर है। तो वो कैसे, बायोप्सी करने के बाद ही पता लगता है। बायोप्सी में हम क्या करते हैं,
हम लिविंग टिश्यू का एक टुकड़ा देते हैं। तो ये सर्जरी हमने किसके लिए की है? डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए, यानी कि बीमारी का पता लगाने के लिए हमने वो हिस्सा लिया है। तो उसके लिए भी हमने क्या करनी पड़ेगी? सर्जरी करनी पड़ेगी। और अगला है रीजन सिस्टम के हिसाब से। देखिए पहले सभी का डॉक्टर एक ही होता था, इंसानों में भी एमबीबीएस एक ही होता था, लेकिन जैसे जैसे साइंस तरक्की करती गई है तो हर सिस्टम का डॉक्टर अलग हो गया है। तो यहाँ पे जो सर्जरी बांटी गई है ये रीजन्स के हिसाब से बांटी गई है, सिस्टम के हिसाब से बांटी गई है। तो देखा होगा आपने, अगर आपका ब्रेन में कोई चोट है तो आप न्यूरो सर्जन के पास जाते हो, अगर हार्ट में कोई दिक्कत है आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हो, गले में नाक में कोई दिक्कत है तो ईएनटी वाले के पास जाते हो, ठीक ना। तो यहाँ पे जो सर्जरी बांटी गई है वो रीजन के हिसाब, हड्डियों में कोई दिक्कत है तो आप ऑर्थोपेडिक के पास जाते हो, ठीक ना। तो यहाँ पे जो सर्जरी बांटी गई है, जैसे जैसे साइंस में एडवांसमेंट होती गई है, तरक्की होती गई है, सर्जरी के तरीके भी बदलते गए हैं। वेटनरी में ऐसा पॉसिबल नहीं है अभी, वेटनरी में सभी डॉक्टर बेचारा एक ही है, लेकिन आपने ह्यूमंस में तो इसको देखा होगा क्योंकि ह्यूमंस की जो साइंस है वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुकी है और वहाँ पर हर रीजन का डॉक्टर अलग है। तो यहीं पे देख लेते हैं, एडवांसमेंट इन सर्जरी हैड लीड टू द दिस क्लासिफिकेशन। जैसे जैसे एडवांसमेंट होती गई सर्जरी में तभी इसका क्लासिफिकेशन हो चुका है, द सर्जन स्पेशलाइज्ड ऑन ए पर्टिकुलर रीजन और ए सिस्टम। जो सर्जन है वो एक पर्टिकुलर रीजन के लिए और एक सिस्टम के लिए क्या है? स्पेशलाइज्ड है। एग्जाम्पल थोरेसिक सर्जरी, कार्डियोवास्कुलर सर्जरी, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, ठीक ना। तो ऑप्थेल्मिक यानी कि आंखों की, न्यूरो सर्जरी यानी कि दिमाग की, यूरोजेनाइटल सर्जरी यानी कि गुप्तांगों की। तो आपने देखा होगा यहाँ पे यहाँ पे क्या होता है, सर्जन अपने सिस्टम के आधार पर बांटे गए हैं। अगला जो सर्जरी बांटी गई है वो इंस्ट्रूमेंट यूज के हिसाब से। एक तो होती है जर्नल सर्जरी, और जो जर्नल सर्जरी होती है ये कॉमन इंस्ट्रूमेंट जो सभी सर्जरियों में इस्तेमाल होते हैं उन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा की जाती है, वो कहलाती है जर्नल सर्जरी। वो कोई भी हो सकती है। द टर्म जर्नल सर्जरी इज यूज्ड व्हेन इन ए प्रोसीजर कॉमन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज। इसमें कौन सा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट यूज होंगे? कॉमन, यानी कि अगर साधारण सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहे हैं तो वो क्या कहलाती है? जर्नल सर्जरी कहलाती है। अगली है माइक्रो। माइक्रो यानी कि सूक्ष्म। और माइक्रो जो सर्जरी होगी वो बहुत ही छोटे स्ट्रक्चर पे परफॉर्म की जाती है जो हम आसानी से नहीं देख सकते। तो जो माइक्रो सर्जरी होती है उसके लिए हम स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, और जो ये सर्जरी होती है ये अंडर द माइक्रोस्कोप होती है। तो मैं माइक्रो सर्जरी की डेफिनेशन बोल रहा हूँ, उसको अच्छे से लिख लेना। तो माइक्रो सर्जरी दैट इज परफॉर्म्ड ऑन वेरी स्मॉल स्ट्रक्चर, जो किसके ऊपर परफॉर्म की जाती है? बहुत ही छोटे से स्ट्रक्चर के ऊपर, सच एज ब्लड वेसल्स एंड नर्व। जैसे कि ब्लड वेसल्स होगी, नर्व्स होगी। अगर हमें छल्ला डालना है तो हम वेन्स को ऐसे तो नहीं देख सकते ना कि कहाँ पे वाल खराब है कहाँ पे नहीं है। और या फिर न्यूरॉन्स को हम नहीं देख सकते, नर्व को। तो इनको देखने के लिए हमें स्पेशल इंस्ट्रूमेंट यानी कि माइक्रोस्कोप का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, और इनके ऊपर सर्जरी करने के लिए छोटे छोटे जो माइक्रो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन्हीं का इस्तेमाल किया जाता है। विच स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट अंडर ए माइक्रो विद स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट अंडर ए माइक्रोस्कोप। तो देख लेते हैं, माइक्रो सर्जरी दैट इज परफॉर्म्ड ऑन वेरी स्मॉल स्ट्रक्चर, जो छोटे स्ट्रक्चर पे ऊपर परफॉर्म की जाती है, सच एज ब्लड वेसल्स और नर्व। जैसे कि ब्लड वेसल्स और नर्व किसकी मदद से? स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट की मदद से, विद स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट अंडर ए माइक्रोस्कोप। किसके अंडर में? एक माइक्रोस्कोप के अंडर में। तो उसी को क्या बोलते हैं हम? माइक्रो सर्जरी। और अगला है मेजर सर्जरी। मेजर सर्जरी में बड़े इंस्ट्रूमेंट्स का यूज किया जाता है, में बिग इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल होगा, और इसमें पशु की जान जाने का खतरा ज़्यादा होता है। तो माइक्रो सर्जरी देख लेते हैं, सॉरी मेजर सर्जरी देख लेते हैं। इन मेजर सर्जरी बिग इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड। मेजर सर्जरी में हम किसका इस्तेमाल करेंगे? बिग इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करेंगे। एग्जाम्पल डायफ्रामेटिक हर्निया, ठीक ना। एग्जाम्पल क्या है मेजर सर्जरी का? डायफ्रामेटिक। और मेजर सर्जरी में पशु की जान जाने का खतरा ज़्यादा होता है। इन मेजर सर्जरी देयर में बी रिस्क ऑफ लाइफ।
और मेजर सर्जरी में क्या होता है, पशु की जान जाने का खतरा ज़्यादा होता है। क्रायो सर्जरी क्रायो सर्जरी क्या होता है, जब कोई भी डिजीज पार्ट होता है उसको हम, या कोई भी डिजीज ऑर्गन होता है उसको हम रिमूव करते हैं या डिस्ट्रॉय करते हैं एक्सेसिव कोल्ड के द्वारा। और एक्सेसिव कोल्ड के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, लिक्विड नाइट्रोजन। तो क्रायो सर्जरी लिख लो एक बार, अलग से डेफिनेशन। क्रायो सर्जरी is the use of extreme cold produced by liquid nitrogen in surgery to destroy abnormal or diseased tissue। यानी कि डिस्टर्ब्ड, डिजीज या फिर एबनॉर्मल टिश्यू को डिस्ट्रॉय करने के लिए हम एक्सट्रीम कोल्ड का इस्तेमाल करेंगे, और उसमें यूज करते हैं हम लिक्विड नाइट्रोजन, क्योंकि लिक्विड नाइट्रोजन का तापमान -196 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक ना। तो उसी में क्या बोलते हैं हम, क्रायो सर्जरी। क्रायो सर्जरी क्या होती है, जिस सर्जरी में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, एक्सेसिव कोल्ड, बहुत ज़्यादा ठंड का, और इसके लिए हम क्या करेंगे, लिक्विड नाइट्रोजन का इस्तेमाल करेंगे। लिक्विड नाइट्रोजन डाल के उस हिस्से को काट दिया जाता है या डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, और इस प्रकार की सर्जरी को क्या बोलते हैं हम, क्रायो सर्जरी। इलेक्ट्रो सर्जरी नाम से पता चल रहा है, इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट करते हैं हीट एनर्जी में टू इंसाइज, कट लगाने के लिए टिश्यू को, ठीक ना। आजकल बहुत चल रहा है ये, ठीक ना। तो इलेक्ट्रो सर्जरी, इन इलेक्ट्रो सर्जरी इलेक्ट्रिसिटी इज कन्वर्टेड टू हीट टू इंसाइज ए टिश्यू। हम इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट करेंगे किसमें, हीट में, क्या लगाने के लिए, कट लगाने के लिए। अगला है लेजर सर्जरी। तो इसमें हम लेजर बीम्स का इस्तेमाल करते हैं। आपने खूब देखा होगा, प्रचार प्रसार करते हैं बिना ऑपरेशन, बिना चीर फाड़ आंखों का ऑपरेशन, जिसमें हम लेजर बीम का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें जो डिजीज पार्ट है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, उसको कट करने के लिए हम लेजर बीम्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक ना। और वो कहलाती है लेजर सर्जरी। अल्ट्रासोनिक सर्जरी, आपने देखा होगा पित्त की थैली से पथरी निकाल देते हैं, गुर्दे से पथरी, किडनी से पथरी, बिना कोई ऑपरेशन, बिना चीर फाड़। वो किसके द्वारा होती है, अल्ट्रासोनिक सर्जरी के द्वारा। तो अल्ट्रासोनिक में क्या होता है, हाई वेव बॉडी के अंदर भेज जाती हैं, जो कि जो टिश्यू होता है उसको क्या कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। इन अल्ट्रासोनिक सर्जरी हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स आर यूज टू डिस्ट्रॉय अ पर्टिकुलर टिश्यू। यानी कि पर्टिकुलर टिश्यू को डिस्ट्रॉय करने के लिए क्या यूज करते हैं हम, हाई फ्रीक्वेंसी वेव, तरंगे भेजी जाती हैं, जैसे कि लिथोरिप्सी। लिथोरिप्सी यानी कि पथरी को तोड़ने के लिए, पथरी को छोटे छोटे हाई फ्रीक्वेंसी वेव भेजेंगे, जो कि पथरी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगी। छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़गी तो वो स्वतः ही अपने आप ही क्या निकल जाती है, बाहर निकल जाती है। और वो कहते हैं कि बिना चीर फाड़, बिना ऑपरेशन के क्या कर दिया, पथरी का इलाज कर दिया। वो क्या किससे के द्वारा होता है, अल्ट्रासोनिक सर्जरी में आता है। अल्ट्रासोनिक सर्जरी में हम हाई फ्रीक्वेंसी वेव भेजते हैं, जो कि डिजीज टिश्यू है, जो बीमारी, जो कि डिजीज टिश्यू है उसको क्या कर देती है, वो डिस्ट्रॉय कर देती है। जैसे कि एग्जांपल इज लिथोरिप्सी में, लिथोरिप्सी यानी कि जो पथरी का इलाज करते हैं, उसमें हम किसका इस्तेमाल करते हैं, अल्ट्रासोनिक का। तो ये थी क्लासिफिकेशन ऑफ सर्जरी, इंस्ट्रूमेंट्स के आधार पे, रीजन के आधार पे, और नेचर के आधार पे। और ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन भी है, शॉर्ट नोट भी बन सकता है, और इसको एक बार पढ़ लेना और वीडियो को बार बार देखना, आपके समझ में आ जाएगा।